हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। मैं सारे स्टूडेंट्स से सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज़ दीपावली में जो भी पटाखे वगैरह छोड़ें या जलाएं, पहली कोशिश ये कीजिए कि पटाखे बहुत कम जलाएं और जो भी जलाएं बहुत होशियारी से जलाएं। आप सेफ रहिए और सबको भी आप यही सलाह दीजिए कि पटाखों से थोड़ा सा दूरी बना के रखें। दूसरा, कोरोना चल रहा है, आप लोग जितना हो सके कोरोना से भी बचें, मास्क का यूज़ करें और डिस्टेंस मेंटेन ज़रूर करें। चलिए, काफ़ी टाइम के बाद मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा वीडियो है, म्यूज़िक के ऊपर वीडियो है। और मैं आपको कुछ भी अभी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मेरी दिली आप सब लोगों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान करे कि हम सब लोग इस दीपावली को बहुत खुशी खुशी मनाएं और हर साल इसी तरह से मनाते रहें। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। देखिए, आज हमारे चैप्टर का नाम है आर इंडियन म्यूज़िक, भारतीय संगीत, और बुक का नाम है इंग्लिश प्रोज। यूपी बोर्ड का चैप्टर है 10th स्टैंडर्ड का और इसके राइटर हैं आर श्रीनिवासन। देखिए इन्होंने कितनी खूबसूरती से म्यूज़िक के बारे में एक्सप्लेन किया है। चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक इज ब्रीमिंग। देखिए, मैंने इस चैप्टर को पैराग्राफ में डिवाइड किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6। तो मैं जो अभी आपको पहला पैराग्राफ दे रहा हूँ, मैं डॉट डॉट करके आपको बता रहा हूँ। पैराग्राफ जो मैंने दिया है, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डॉट 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 टू बी पर्पजलेस। दूसरी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको हिंदी में इसके नोट्स चाहिए हों, यानी ट्रांसलेशन हिंदी में अगर आपको चाहिए हो पूरी चैप्टर की, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको भेजूं। तो दूसरा मैंने क्या किया है कि जो मैं आपको नोट्स ये जो लेसन दे रहा हूं, इसमें जो मैंने पैराग्राफ में जो डिवाइड किया है इसको, तो उसके पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग बता देता हूँ और उसके बाद हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने जो वर्ड मीनिंग तैयार किए हैं वो इस तरह से हैं। पैराग्राफ आप पढ़िए, इसके अंदर वर्ड आया है हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। उसके बाद वर्ड आया है जो मुझे टफ लगा, ब्रीमिंग विद। ब्रीमिंग विद का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ से उत्साह होते हैं, उत्साहित होते हैं, बहुत खुश होते हैं, दैट इज ब्रीमिंग विद। और तीसरा है एंटीडोट्स। इसका मतलब होता है कि जो हमारी कथाएं होती हैं, सेल्फ जो स्टोरी होती हैं, वो इसका मतलब होता है। और नेक्स्ट है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है किसी चीज़ को पैदा करना, यानी आप उसको उत्पत्ति भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स का मतलब बहुत सिंपल है, यानी संगीत या चित्रकला वगैरह वगैरह। और क्रिएटर मीन्स होता है क्रिएट करने वाला, पैदा करने वाला। और यूनिवर्स मीन्स होता है ब्रह्मांड। और क्रिएटेड का मतलब पैदा किया। क्रिएट की सेकंड फॉर्म है क्रिएटेड। नेक्स्ट है इंचेंटिंग। इंचेंटिंग मीन्स होता है बहुत ही आकर्षक, लुभावना। मैजेस्टिक का मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत भव्य जिसको कहेंगे। अनथंडरिंग। अनथंडरिंग मीन्स होता है शोर करने वाला। सॉरी, थंडरिंग है, अनथंडरिंग नहीं। थंडरिंग मीन्स शोर करने वाला। और वाटरफॉल्स मीन्स होता है झरने। जिएंट मीन्स होता है बहुत ही बड़ा, विशालकाय जिसको कहते हैं। और निम्बल मीन्स होता है बहुत, निम्बल मीन्स चपल कह सकते हैं, चपल।
और नेक्स्ट है एक्यूस्टिक एक्यूसाइट मीन्स बहुत ही खूबसूरत, स्प्लेंडर मीन्स बहुत जोशीला, बहुत अच्छा, वैभव भी कह सकते हैं। और शावर्ड मीन्स जो शावर्ड होती है, शावर जो होते हैं जिसको बौछार भी कह सकते हैं। चार्म मीन्स बहुत आकर्षक, इसको जादू में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस वर्ड को, कि जादू जैसा। चार्म का मतलब एक उसने मेरे ऊपर जादू कर दिया, दैट इज जस्ट लाइक चार्म। और पर्पसलेस का मतलब होता है कि जिसका कोई मकसद ना हो, उद्देश्यहीन। अब चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हमारा शुरू होता है, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक इज ब्रिमिंग विद स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। ये पहला हमारा सेंटेंस, मतलब कि जो भारतीय संगीत का इतिहास है वो टोटल कथाओं पर और अंतर कथाओं पर, यानी कि सेल्फ जो हमारी कथाएं हैं उनके आसपास घूमता है। वाई द वेरी ओरिजिन ऑफ म्यूजिक एंड अदर फाइन आर्ट्स इज इन इटसेल्फ स्टोरी। कहते हैं कि क्यों, वाई, क्यों, द वेरी ओरिजिन ऑफ म्यूजिक, कारण ये है कि संगीत और जो दूसरी कलाएं हैं उनकी उत्पत्ति स्वयं में एक कहानी है। जो संगीत वगैरह होता है या जो और आर्ट्स हैं वो खुद में एक कला है। द क्रिएटर ब्रह्मा मेड दिस यूनिवर्स। ऑब्वियसली जो क्रिएटर हैं, जो ब्रह्मा जी जो क्रिएटर हैं, उन्होंने पूरी उत्पत्ति को, सारी चीज़ों को उन्होंने ही पैदा किया है, यानी पूरी रचना उन्होंने ही की है। ही क्रिएटेड ए वैरायटी ऑफ वंडरफुली ब्यूटीफुल एंड एन्चेंटिंग थिंग्स। उन्होंने कई तरह के अद्भुत, खूबसूरत, मोहक, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को बनाया है, पैदा किया है। ही क्रिएटेड द मैजेस्टिक माउंटेन रेंज, द थंडरिंग वाटरफॉल्स एंड द giant forest trees, and also the nimble deer, the colorful peacock and the exquisite flowers। देखिए कितनी अच्छी बात कर रहे हैं कि उन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। उन्होंने बहुत सारी पर्वत बनाए, ऐसे झरने उन्होंने बनाए जिसमें बहुत सारी आवाज़ हो रही है। बहुत सारे उन्होंने जंगली पेड़ पौधे बनाए। हिरन जो बहुत ही चपल होते हैं, मतलब बहुत चंचल होते हैं, उन्होंने हिरन को पैदा किया। बहुत सारे तरह तरह के अच्छी वैरायटी के बहुरंगे मोर, और बहुत सारे उन्होंने फ्लावर्स का मतलब बहुत सारे पुष्प यानी फूल भी बनाए। ही फिल्ड हिज क्रिएशन विद ब्यूटी, चार्म एंड स्प्लेंडर। कितनी अच्छी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि बिल्कुल उन्होंने अपनी जो सृष्टि जो उन्होंने बनाई है उसकी सुंदरता, आकर्षण, और उसमें बहुत सारी उन्होंने खूबसूरती भी भर दी। बट लेकिन ही वॉज सैड, वो खुद कह रहे हैं कि इतना सब कुछ मैंने बनाया, सब अपने बच्चों के लिए बनाया, लेकिन कहीं पर वो उदास हो जाते हैं, दुख उनको होता है। हिज कंसर्ट सरस्वती आस्क हिम द रीजन फॉर हिज सैडनेस। इस दुख की जो वजह थी उनसे उनकी पत्नी, यानी कंसर्ट का मतलब यहाँ पर पत्नी है, उन्होंने इस उदासी की उनसे वजह पूछी।
ब्रह्मा सेड, ब्रह्मा ने कहा, इट इज ट्रू, ये सच है, आई हैव क्रिएटेड ऑल दिस वंडर एंड चार्म एंड शावर्ड ब्यूटी एवरीवेयर। ये बिल्कुल सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैंने इतनी बढ़िया सृष्टि बनाई है, इतने खूबसूरत पेड़ पौधे फूल वगैरह सब तैयार किए हैं, बट व्हाट इज द यूज, लेकिन इनका प्रयोग क्या है, इनसे हमें लाभ क्या है। माई चिल्ड्रन, द ह्यूमन सोल सिंपली पासिस देम बाय। कहते हैं लेकिन इसका लाभ क्या है, वो चीज़ यहाँ पर आगे एक्सप्लेन करते हैं कि ये बिल्कुल सच है कि जब चीज़ें जो बनाई है वो सब मेरे बच्चों के लिए, लेकिन आगे कहते हैं मेरे बच्चे, मानव आत्माएं जो हमने बनाई हैं अपनी, जो अपने चारों तरफ जो ग्रीनरी वगैरह जो हमने तैयार की है, तो उसके बारे में कहते हैं कि मेरे बच्चे, माई चिल्ड्रन, द ह्यूमन सोल सिंपली पास देम बाय, कि जो मैंने अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं आप लोग उनके पास से गुजर जाते हो। दे डोंट सीम टू बी सेंसिटिव टू द ब्यूटी अराउंड, आप उनके पास से, आसपास से बिल्कुल गुजर जाते हो। अपने चारों तरफ जो आपकी सुंदरता है, खूबसूरती है, आपको वो दिखाई नहीं देती है। इट सीम्स, ऐसा लगता है, टू हैव बीन वेस्टेड ऑन देम, कि जितनी मैंने सुंदरता आप सब लोगों के लिए बनाई है वो सब बेकार है। दिस क्रिएशन सीम टू बी पर्पसलेस, और जो मैंने सुंदरता बनाई आपके लिए शायद इनका कोई इस्तेमाल आप लोगों के लिए नहीं है। उनका कहने का मतलब ये है कि जो मैंने चीज़ बनाई है आप उसकी इज्जत करो, उससे प्रेम करो, उसको बचाओ, लेकिन होता क्या है कि आप उसके आसपास से निकलते हैं और उसकी तरफ नज़र भी नहीं डालते, वो वेस्ट हो जाती, बेकार हो जाती है। आगे कहते हैं कि सरस्वती अंडरस्टूड हिज फीलिंग एंड टोल्ड हिम, माँ सरस्वती जो उनकी पत्नी है वो उनकी फीलिंग को समझ जाती हैं, और समझने के बाद उनसे कहती हैं, वेल लेट मी डू माई शेयर इन द ग्रेट वर्क, कहती हैं कि इस महान कार्य में मुझे भी कुछ करने दीजिए। यू हैव क्रिएटेड ऑल दिस ब्यूटी एंड स्प्लेंडर, मुझे पता है कि आपने बहुत अच्छी चीज़ें बनाई हैं और बहुत खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं। आई शैल क्रिएट इन आवर चिल्ड्रन द पावर टू रिस्पॉन्ड, मैं जो आपने खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं तो वहाँ पर वो कहते हैं मैं अपने बच्चों से, उनसे प्रभावित होने, यानी जो चीज़ें आपने बनाई हैं और उनसे खुश होने के लिए मैं उनके अंदर उनकी क्षमता पैदा करूँगी। यानी कि जो आपने चीज़ें जो सब बनाई हैं तो आपका कहना है कि वो सब यूज़लेस हैं, क्योंकि लोग बच्चे सब उसके आसपास से गुजर जाते हैं, कुछ देखते नहीं हैं। तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, मैं उन्हीं बच्चों में एक जागरूकता पैदा करूंगी कि वो उन चीज़ों को देखें, समझें, उनकी इज्जत करें, टू अप्रिशिएट, और उनकी तारीफ भी करें, एंड बी अपलिफ्टेड बाय देम, उनकी तारीफ भी करें और उनको अच्छी तरह से सजाएं, संभालें, यानी उनको वेस्ट बिल्कुल ना होने दें। I shall give them music and other arts which will draw out from deep within them the capacity to respond to the majestic splendor and exquisite charm and wondrous beauty of all creations। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर कही जा रही है कि आपने जितनी चीज़ें, अभी आपको पता है कि जितनी चीज़ें बनी तो ब्रह्मा जी को सिर्फ यही अफसोस है कि
उनको बच्चे देखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, उनकी इज्जत नहीं करते हैं। तो वहाँ पर वो कहते हैं मैं उनके अंदर एक को जज्बा, एक जोश पैदा करूँगी। आगे यहाँ पर कहती हैं कि जो उनके अंदर इस सारी सृष्टि तथा कला की जो चीज़ें हैं, एक उसमें चीज़ में और डालूंगी कि उनके अंदर संगीत तथा और जितनी भी कलाएं हैं उनको भी मैं क्रिएट करूंगी उनके अंदर, ताकि वो इस चीज़ों को अच्छी तरह से पहचाने और इसका लाभ भी उठाएं। नेक्स्ट, द ग्रेट म्यूज देन गेव अस म्यूजिक एंड द अदर फाइन आर्ट्स। तब सरस्वती जी, आपको पता है, कला की, संगीत की हैं और वो ही सब हमें इस चीज़ को देती हैं। अगर वो नहीं देंगी तो शायद हम इस चीज़ को बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं। तब क्या हुआ? द ग्रेट म्यूज देन गेव अस म्यूजिक, उन्होंने हमें म्यूजिक की भी एक कला दी, एंड अदर फाइन आर्ट्स, और भी दूसरी उन्होंने हमें कलाएं दी, in the hope that through them man would understand something of the divine in his manifestation। देखिए कितनी अच्छी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उन्होंने हमें कला के साथ साथ और दूसरी ताकत भी दी, दूसरी शक्तियाँ भी दी, जिससे हम इन सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। आई स्ट्रेंज स्टोरी, यस, बट इट हैज़ ए ग्रेट मॉरल। कहते हम उन सब चीज़ों को समझ पाएंगे, समझने लगे हैं। असलियत में ये एक बहुत ही विचित्र कहानी है, लेकिन इसके साथ साथ इन चीज़ों से हमें एक नैतिक शिक्षा भी मिली है। नेक्स्ट पैराग्राफ आप देखें, ये भी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कह रहे वन ऑफ द बेसिक ट्रूथ्स on which all Indians art is developed is that true art is never made to order। देखिए यहाँ पर मैं कुछ आपको वर्ड मीनिंग पहले बताता चलूँ ये पैराग्राफ के, और ये जो मैंने पैराग्राफ लिया है थर्ड वाला, वन ऑफ द बेसिक ट्रूथ डॉट डॉट डॉट, और लास्ट मैंने लिया है, थोड़ा सा लंबा हो गया है, वंडरफुल तानसेन। यहाँ पर जो मैंने इसको ख़त्म किया है वंडरफुल तानसेन, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन वर्ड मीनिंग आप देख लीजिए इसकी। बेसिक ट्रूथ का मतलब होता है कि जो हमारी जो बेसिक सच्चाई है, मौलिक सत्य है, उसके बारे में। मेड टू अदर, मेड टू ऑर्डर, यानी किसी की इजाज़त से कोई काम होना, दैट इज मेड टू ऑर्डर। इरेसिस्टिबल का मतलब जिसके सामने कोई भी मतलब एंटी आदमी या अवरोध टिक ना सके। और इनर का मतलब होता है अंदरूनी चीज़। अर्ग मीन्स प्रेरणा, और इंथ्रेल्ड मीन्स अट्रैक्ट करना, यानी आकर्षित करना, मोहित करना। गेज मीन्स एक टक देखना, और स्कल्पचर्स मीन्स होता है जो हमारी जो कलाएं होती है, मूर्ति कला होती है, ये होता है। थ्रिल्ड मीन्स बहुत ही जज्बात में आ जाना, खुश हो जाना, प्रफुल्लित जिसको कह सकते हैं। डिवोशन मीन्स भगवान की भक्ति, डिवोशन। और सेल्फ इफेसिंग मीन्स होता है किसी चीज़ को पूरी तरह से भुला देना। और डेडिकेशन समर्पण। बार्ड मीन्स दरबारी, यानी जो संगीत के दरबार में जो दरबारी होती है उसको कहते हैं बार्ड। इलस्ट्रेट्स मीन्स चित्रित करना किसी चीज़ को। और विविडली मीन्स जीवंतता से, यानी बिल्कुल साफ तौर से, स्पष्टता से। और पर्टिकुलरली मीन्स ख़ास तौर से। और इसेस्टसी मीन्स होता है बहुत ही आनंद लेना, यानी बिल्कुल गुम जाना किसी चीज़ में। कॉन्कॉर्ड मीन्स सुर
या संगम भी, आप सुर संगम एक वर्ड पूरा है। और ट्रांसपोर्ट मीन्स यानी किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर देना। डिवाइन रीजन्स मीन्स होता है भगवान का क्षेत्र या ईश्वरीय क्षेत्र कह सकते हैं। और कास्ट स्पेल ऑफ एक वर्ड है, जादू डालना या किसी चीज़ को मंत्र मुग्ध कर लेना। अब देखिए आगे कहते हैं कि ऑन द बेसिस truths on which all Indian art is developed is the true art is never made to order। कितनी बढ़िया चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं कि बिल्कुल कड़वा सच है, मौलिक सच है कि भारतीय कला हर जगह, दुनिया में हर जगह चल रही है यानी विकसित हुई है। इट कम्स एज ए रिजल्ट ऑफ एन इरिसिस्टिबल इनर आर्क। ये है सच्ची कला का सृजन जो किसी के भी हुक्म से नहीं किया जा सकता। यानी ये जो कलाएं हैं, आप किसी को अगर ऑर्डर देते हैं तो ये क्रिएट नहीं होते हैं, ये खुद ब खुद पैदा हो जाती हैं। वी हियर ए सॉन्ग ऑफ थेंगार्जा एंड आर enthralled। देखिए यहाँ पर कहते हैं कि ये तो एक बहुत अजीब गरीब चीज़ है कि ये जो आर्ट है जो हमारे अंदर पैदा होती है, ये खुद ब खुद उत्पन्न होती है। अगर हमने थोड़ा सा सही कर लिया तो अच्छी आर्ट निकल के आएगी। यहाँ पर कह रहे हैं कि हम वी हियर इज सॉन्ग, हम एक को क्या करते हैं, गाना सुनते हैं, सॉन्ग गीत सुनते हैं। त्यागराज एंड आर इंथरल्ड, हम बहुत सारे लोगों के गाने सुनते हैं। कभी हम त्यागराज, ये कोई बहुत अच्छे सिंगर थे, हम उनका गाना सुनते हैं तो हम क्या होता है, बहुत खुश हो जाते हैं। वी सी अ मैजेस्टिक टेम्पल टावर एंड गेज ऑन इट विथ वंडर, हम खुश हो जाते हैं। और हम क्या होता है, इतने खुश हो जाते हैं कि हमें जैसे ऐसा लगता है कि हम किसी मंदिर के शिखर को देख रहे हैं, बहुत ऊंचाई पर हम उसको देख रहे हैं। वी सी सम ऑफ आर एंशियंट स्क्रप्चर्स एंड फील थ्रिल्ड, कहते ऐसा लगता है हम किसी मंदिर की बहुत ऊंचाई को देख रहे हैं और हम उसको बहुत ही आश्चर्य से निहारते रह जाते, देखते रह जाते हैं। हम अपनी कुछ मूर्तियों के भी देखते हैं। वाई बिहाइंड ऑल सच वर्क्स ऑफ आर्ट इज ए ग्रेट स्पिरिचुअल आर्ट, उसको निहारते भी रह जाते हैं। कहते हैं क्यों इन सभी हम कलाओं को, जो एक बहुत अच्छा लेसन हम लोगों के लिए होता है, हम उसको खाली देखते रह जाते हैं और हम अंदर ही अंदर बहुत ही खुश भी हो जाते हैं। आगे कहते हैं द आर्टिस्ट हु गेव देम टू अस पार्ट देयर डिवोशन इनटू द शेप ऑफ सच एक्यूसाइट वर्क ऑफ आर्ट। देखिए जाहिर सी बात है कि जो आर्ट होती है वो आर्टिस्ट के अंदर ही होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आर्टिस्ट होता है ना, जो रियल आर्टिस्ट होता है, वो सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। और जिन कलाकारों में एक्टिंग या आर्ट दिखाई देती है, उन्होंने अपनी समर्पण भावना को इन बहुत अच्छी कलाकृतियों के रूप में लोगों को भी दे दिया है। यानी कि वो आर्ट में खुद डूब जाते हैं और दूसरे लोग भी उस आर्ट में डूब जाते हैं। इट वॉज एन एक्ट ऑफ सेल्फ इफेक्टिंग डेडिकेशन। आगे कहते हैं कि और वो करते क्या है, खुद को भूल कर और इस काम में पूरी तरह से उतर जाते हैं और वो उनको आर्ट के अलावा कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती है।
आगे कह रहे हैं क्या स्टोरी इज टोल्ड ऑफ तानसेन द ग्रेट बार्ड ऑफ अकबर कोर्ट विच इलस्ट्रेट्स दिस पॉइंट विविडली। देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि ये जो एक कहानी है, ये कहानी जो है तानसेन जो अकबर के दरबार के एक महान संगीतज्ञ थे, उन्हीं के विषय में ये कहानी कही जाती है। तानसेन वॉज ए ग्रेट म्यूजिशियन एंड अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज म्यूजिक। तानसेन एक बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत बड़े म्यूजिशियन थे और राजा के दरबार के वो दरबारी थे, राइट। वन डे व्हेन तानसेन वाज इन particularly good form, Akbar went into Isesty and asked him। एक दिन क्या होता है जब तानसेन बहुत मस्ती में थे, बहुत मतलब उनका एक मूड होता था गाने का, समझने का, तो जब वो बहुत ही मूड में थे और एक बार वो गा रहे थे, बहुत मस्ती में गाना गा रहे थे, तो अकबर भी उनसे बहुत खुश हो गए और उनसे उन्होंने पूछा, यानी अकबर ने तानसेन से पूछा, क्या पूछा? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दिस स्वीट कॉन्कॉर्ड ऑफ नोट्स विच टेक्स मी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एंड ट्रांसपोर्ट्स मी टू डिवाइन रीजन्स। उन्होंने क्या पूछा कि भाई इन मधुर स्वरों के जो तुम इतने बढ़िया बढ़िया जो सुर निकालते हो, इसका राज क्या है, क्या रहस्य है जो मतलब मुझे बहुत ही मस्त कर देता है और मैं संसार में होने के बाद भी संसार में नहीं रहता हूँ, बहुत खुश हो जाता हूँ, बिल्कुल मेरी आत्मा जो है मस्त हो जाती है। आई हैव नॉट हेयर्ड एनीवन एल्स हु कैन दस कास्ट अ स्पेल ऑफ मैजिक एंड मेक ए स्लेव ऑफ आवर हार्ट्स। देखिए यहाँ पर राजा कहते हैं कि मैंने किसी भी दूसरे व्यक्ति को इस प्रकार का गीत गाते हुए नहीं सुना है जो मुझे मंत्रमुग्ध कर दे और हमारे दिल पे राज करे, यानी कि हमारे दिल को अपना गुलाम बना ले। मैंने ऐसा गीत कभी सुना ही नहीं किसी से। यू आर रियली वंडरफुल तानसेन। तानसेन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप ही बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा गाते हैं और आप सबको मंत्रमुग्ध भी कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो पैराग्राफ बनाया है, द ग्रेट बार्ड रिप्लाइड डॉट 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 ग्रॉस ब्लंडर। इसके पहले वर्ड मीनिंग हम देख लेते हैं और उसके बाद हम ये पैराग्राफ पढ़ेंगे। हम्बल, देखिए आपके बुक में है, हम्बल मीन्स मतलब बहुत ही पोलाइटली अगर आप काम कर रहे हैं, दैट इज हम्बल। और फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन मीन्स होता है कि छोटा सा भाग। ग्रेस मीन्स खूबसूरती। बिसाइड मीन्स पास में या निकट। और रिदमिक मीन्स होता है लयपूर्ण, यानी रिदम में बहुत ही मस्ती में गाना गाना। एक्सपर्ट मीन्स विशेषज्ञ। और पिग्मी मीन्स होता है बौना, यानी छोटा लगना। और इंटीग्यूड मीन्स होता है कि आपके अंदर जज्बा पैदा कर दे, जिज्ञासा पैदा करना। और ड्वेल्ट मीन्स होता है रहता था। और डिलिबरेटली, जानबूझकर। और एस्थेटिक मीन्स होता है सौंदर्यपूर्ण, यानी कि बहुत ही अच्छी तरह से जो चीज़ दिखाई देती है। र्यूड मीन्स होता है असभ्य कह सकते हैं, गंवार कह सकते हैं, रूखा भी कह सकते हैं। और शॉक मीन्स सदमा। और रिबग मीन्स होता है बुरा भला, किसी को अगर हम कहते हैं तो उसको रिबग बोलते हैं। कमिट मीन्स करना। और ग्रॉस ब्लंडर मीन्स होता है बहुत बड़ी गलती, राइट।
अब अगला आप पैराग्राफ देखिए, यहां पर कहते हैं द ग्रेट बार्ड रिप्लाइड। बार्ड मीन्स आपको पता है ना, बार्ड मीन्स होता है जो राजा के दरबार में जो लोग रहते हैं, दरबारी कहते हैं। द ग्रेट बार्ड रिप्लाइड, सर आई एम ओनली अ हम्बल पपिल ऑफ माई मास्टर। इस संगीतज्ञ ने कहा, यानी कि इस संगीत को मतलब गाने वाले ने यानी तानसेन जी ने जवाब दिया, सर आई एम ओनली अ हम्बल पपिल ऑफ माई मास्टर। मैं अपने मालिक का, अपने गुरु का एक बहुत छोटा सा चेला हूँ। स्वामी हरिदास, यानी उनका नाम क्या है, मेरे गुरु का नाम है स्वामी हरिदास। आई हैव नॉट mastered even a fraction of the master's technique, grace and charm। मैं तो अभी अपने गुरु से मैंने सीखना शुरू किया है, और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, बहुत अच्छा ज्ञान है, ऐसा कुछ नहीं। मैं बहुत छोटा सा हूँ और अभी अभी बिल्कुल मैंने सीखना शुरू किया है। What am I beside him whose music is a rhythmic flow of divine harmony, beauty and charm in sound। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि बहुत थोड़ा सीखा है, मैं किस काबिल हूँ, मैं किसी चीज़ के काबिल नहीं हूँ। और ये जो दैवीय सुर हैं, या ये खूबसूरती है, या ये स्वर है, ये तो खाली भगवान की देन है, मुझे मिल गए और मैं इसको गाता चला गया, आगे इसके अंदर डूबता चला गया, तो मुझे अच्छा लगता है, इस वजह से मैं इसमें लगा रहता हूँ। व्हाट, क्या क्या कह रहे हो आप, यानी कि राजा जी कहते हैं कि इतना अच्छा गाते हो, उसके बाद भी आप कहते हो मैं एक अदना सा इंसान हूँ, छोटा सा इंसान हूँ। व्हाट, क्या? द एम्परर क्राइड, राजा ने एकदम झल्ला के कहा, बहुत खिसिया कर बोले कि इज देयर वन हु कैन सिंग बेटर देन यू। कहते क्या कोई ऐसा भी इंसान है जो तुमसे भी अच्छा गा सकता है? इज योर मास्टर सच ए ग्रेट एक्सपर्ट। कितनी अजीब गरीब बात पूछ रहे हैं, क्या कोई ऐसा भी है जो तुमसे भी अच्छा गा सकता है? क्या तुम्हारे गुरु इतने महान हैं कि वो तुमसे भी अच्छे गा सकते हैं या तुमसे अच्छे गायक हैं? आई एम बट आ पिग्मी बाय माई मास्टर साइड, सेड तानसेन। अब यहां पर कहते हैं कि योर ऑनर, मतलब उसको राजा को बोलते हैं कि मैं तो, अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं तो अपने गुरु के सामने बिल्कुल छोटा सा हूं, यानी एक बौना सा हूं। तानसेन जी कहते हैं मैं अपने गुरु के सामने बौना सा हूं। यहां बौने का मतलब छोटा नहीं है, यहां बौने का मतलब कि मैं उनके सामने गुड फॉर नथिंग, यानी बिल्कुल बेकार हूं, वो बहुत अच्छे हैं। अकबर वॉज ग्रेटली इंट्रिग्यूड, ही वॉन्टेड टू हियर हरिदास, बट एम्परर though he was, he could not get Haridas to his court. So here Tansen went to the Himalayas, where in his ashram dwelt the Swami. आए कहते अकबर के मन में ना जिज्ञासा, एक क्रेज पैदा हो गया कि जब तानसेन इतना अच्छा गाते हैं तो इनके गुरु तो वाकई में बहुत अच्छा गाते होंगे। तो उनके दिल में एक जिज्ञासा पैदा हो गई कि वे हरिदास जी का ही संगीत सुनना चाहते थे, लेकिन सम्राट होने के बावजूद वह हरिदास को अपने दरबार में नहीं बुला सकते थे। तो उन्होंने क्या किया कि तानसेन हिमालय पर्वत, जहाँ पर स्वामी जी अपने आश्रम में रहते थे, Tansen had already warned Akbar that the Swami would sing only if he wanted to। तो
तो उन्होंने कोशिश की कि तानसेन के गुरु को सुना जाए। तो यहाँ पर कहते हैं कि तानसेन ने राजा को ये इन्फॉर्मेशन दी, यानी एक तरह से आप कहेंगे कि उन्होंने उनके जो रूल्स है उसके बारे में सचेत किया कि हमारे गुरु जब भी गाना गाएंगे जब उनकी मर्जी होगी, जब वो चाहेंगे। सेवरल डेज दे स्टेड एट द आश्रम बट द स्वामी डिडंट सिंग। कहते हैं राजा ने सुना, लेकिन उन्होंने जब बताया कि उनकी मर्जी जब होगी तभी वो गाना गाएंगे, तो राजा वे दोनों कई दिनों तक आश्रम में ठहरे, यानी राजा और राजा के साथ में तानसेन कई दिनों तक आश्रम में ठहरे, लेकिन गुरुजी ने गाना नहीं गाया। देन वन डे तानसेन sang one of the song taught by the Swami and deliberately introduced a false note। अब राजा और राजा के साथ तानसेन वहीं पर रुके हुए थे कि इनका गाना सुनेंगे, लेकिन उन्होंने गाना नहीं गाया। तो यहाँ कह रहे हैं कि वे दोनों जो उन्होंने स्वामी जी से सीखा था जानबूझकर, तानसेन ने गाना फिर गाया लेकिन वो गलत गाया। तो राजा अकबर ने सुना और सुनने के बाद कहने लगे कि आपने जो गाना गाया है क्या आप गा रहे हैं? इट हैड ऑलमोस्ट एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द सेंट। हिज एस्थेटिक नेचर रिसीव्ड अ रूड शॉक। यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपने जो गाना गाया वो ठीक नहीं गाया, अच्छा नहीं गाया, शायद आप जानबूझकर गलत स्वर में गाना गा रहे थे। इसका उस संत पर बहुत बड़ा असर पड़ा, यानी कि वो जिसको गाना सुनाना चाहते थे उस राजा को, तो वो गाना उनको अच्छा नहीं लगा, जबकि वो राजा से यानी कि उनके गुरु से गाना सुनना चाहते थे। ही टर्न टू तानसेन एंड रिबक्ड हिम सेइंग। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो वापस आ गए तानसेन के साथ में और कहा, व्हाट हैड हैपेंड टू यू तानसेन दैट यू पपिल ऑफ माइन शुड कमिट सच ए ग्रॉस ब्लंडर। देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं कि बोलते हैं वे तानसेन की ओर मुड़े और फटकारा और कहा, तुम्हें क्या हो गया तानसेन कि मेरे शिष्य होकर तुम इतनी बड़ी गलती कर रहे हो। यानी कि तानसेन ने जब उनको दिखाने के लिए गाना गाया था, जैसा मैंने अभी बताया, तो उन्होंने गलत गाया था ताकि राजा का दिमाग डाइवर्ट हो जाए उनकी तरफ। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा ही हो गया कि उन्होंने जब गाना गाया गलत गाया तो उनके गुरु ने उनको डांटा कि मैंने तुम्हें इतना बढ़िया समझाया है, उसके बाद भी तुमने गलत गाना गाया, तो तुम्हें क्या हो गया, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। आगे देखिए, आगे जो है जो पैराग्राफ है, ही देन स्टार्टेड डॉट 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 ऑल द डिफरेंस। वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। एनवेलप्ड मतलब छा गया, शीर मीन्स पूरा, मेलोडी, मेलोडी मीन्स हिंदी में मतलब बहुत अच्छा मीठा, यूनिक, यूनिक होता है। चेफ का मतलब भूसा या बेकार, सॉल स्टरिंग का मतलब आत्मा को झचकोरने वाला, बिडिंग मीन्स आदेश, प्रॉम्प्टिंग, प्रॉम्प्टिंग प्रॉम्प्ट करना किसी को, यानी कि अंता प्रेरणा कह सकते हैं। इनर मोस्ट मीन्स कि दिल की गहराई तक। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं ही देन स्टार्टेड सिंगिंग द पीस करेक्टली। अब उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने उसी गीत के अंश को सही ढंग से गाना शुरू कर दिया। द मूड केम अपॉन हिम। अब देखिए राजा उन्होंने पहले ही कहा था कि मेरे जो उस्ताद हैं, मेरे गुरु जो हैं, उनका जब मूड होगा तभी गाएंगे। तो यहाँ तानसेन ने क्या गेम खेला कि तानसेन ने उन्हीं के सिखाए हुए गाने को गाया, लेकिन गलत गाया। तो उस पर उनके गुरु को गुस्सा भी आया कि तुम्हारे दिमाग में क्या हो गया है, तुमने उल्टा पुल्टा गाया। तो वही लाइन जो तानसेन ने गाई थी, वही लाइन उनके गुरु ने गाना शुरू किया। यहाँ पर वही चीज़ बता रहे हैं कि उन्होंने फिर उसी गीत को गाया।
द मूड केम अपॉन हिम एंड एनवलप्ड हिम। जब उन्होंने उस गाने को सही से गाया तो राजा का मूड एकदम ठीक हो गया। एंड ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन ए म्यूजिक विच फिल्ड द अर्थ एंड हेवन। जब उन्होंने गाना गाना शुरू किया तो उन्होंने उसको संगीत को उन्होंने ऐसा लपेटा कि ऐसा उन्होंने संगीत सुनाया कि वो अपने आप को भूल गए, और उनका जो गीत था पृथ्वी से लेकर आकाश जितने भी लोग थे वो सब सुनने लगे, यानी उनका गीत चारों तरफ बहुत मशहूर हो गया। Akbar and Tanzin forgot themselves in the sheer melody and charm of the music. अकबर और तानसेन भी संगीत की इस बहुत ही सिंपल मधुरता जादू में स्वयं को भूल गए और बहुत ही मस्त हो गए। यानी वो ये भूल गए कि मैं राजा हूँ और वो ये भूल गए कि मैं दरबारी हूँ। आगे कहते हैं इट वॉज अ यूनिक एक्सपीरियंस। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, यूनिक एक्सपीरियंस। व्हेन द म्यूजिक स्टॉप, और जब म्यूजिक रुका, अकबर टर्न टू तानसेन एंड सेड, अकबर फौरन तानसेन की तरफ मुड़े और कहा, यू से यू लर्न म्यूजिक फ्रॉम दिस सेंट एंड येट यू सीम टू हैव मिस्ड द हैविंग चार्म ऑफ इट ऑल। तो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि तुम तो कहते हो कि तुमने संत से एक संगीत सीखा है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम संगीत की जिंदगी हो और शायद तुम अभी तक अपने गुरु के वाकई में मतलब सही से उस चीज़ को तुम सीख नहीं पाए हो। इट इज़ द मीन्स टू से कि तुम सही से पूरे सीख नहीं पाए हो। Yours seem to be but chaff beside the soul stirring music। कहते हैं कि तुम्हारा गायन तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा गाते हो, दिल को झकझोर देता है, लेकिन संगीत की तुलना में जो संगीत जो रियल होता है उसके लिए भी बेकार है, अभी इतना अच्छा नहीं है जितना तुम्हारे गुरु का। थोड़ा तुम्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए। आगे कहते हैं इट इज ट्रू सर। हाँ बिल्कुल सही है, सेठ तानसेन। तानसेन कहते हैं कि बिल्कुल सच है। इट इज ट्रू दैट माई म्यूजिक इज वुडन एंड लाइफलेस बाय द साइड ऑफ द लिविंग हार्मनी एंड मेलोडी ऑफ द मास्टर। कहते बिल्कुल सच है कि मेरा म्यूजिक तो अभी एकदम बेकार है, और जो गुरुजी का जो मेरा म्यूज़िक है या जो उनका मधुर संगीत है उसके सामने तो बिल्कुल निर्जीव है, यानी लाइफलेस, बिल्कुल निर्जीव है। बट लेकिन देन देयर इज द डिफरेंस, इज दिस डिफरेंस, लेकिन निर्जीव है लेकिन एक अंतर है। आई सिंग टू द एम्परर्स बिडिंग, मैं सम्राट की आज्ञा से गाता हूं, बट लेकिन माई मास्टर सिंग्स टू नो मैन्स बिडिंग, बट ओनली व्हेन द प्रॉम्प्टिंग कम्स फ्रॉम हिज इनर मोस्ट सेल्फ, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। कहते हैं लेकिन मैं अपने राजा की आज्ञा पे गाना गाता हूं, लेकिन मेरे गुरुजी किसी मनुष्य के आदेश से नहीं गाते हैं। वो केवल तभी गीत गाते हैं जब उनके अंतर मन, उनकी अंतरात्मा उनको इजाज़त देती है, उनको उससे प्रेरणा मिलती है और वो गीत गाते हैं। इस अंतर का मुख्य कारण यही है कि मैं राजा के ऑर्डर पे गाता हूँ, लेकिन जब इनकी अंतरात्मा इनको बोलती है गीत गाने के लिए तभी ये गीत गाते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर आपका यहीं पर ख़त्म हो गया। बहुत ही जल्दी इसके क्वेश्चन आंसर आपको दूंगा। मुझे पूरा भरोसा है कि ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा
और समझ में भी आया होगा। अगर आपको चैप्टर पूरा समझ में आया है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे लिखिए ज़रूर, और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मुझे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स देना बिल्कुल मत भूलिए, और एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आप आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, लिखिए ज़रूर। इसी साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। थैंक यू सो मच।